दोस्तों, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्त क्रांतिकारियों को अपने स्वार्थ के लिए कुर्बान कर देने वाली कांग्रेस के लिए 1920 का दशक सबसे ज्यादा मनहूस रहा, क्योंकि इन 10 सालों में कांग्रेस अपने दामन पर ऐसे दाग लगा बैठी जिन्हें वे चाह कर भी नहीं धो सकती थी। दरअसल 10 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनकी सफाई कांग्रेस के नेता आज भी न्यूज चैनलों की डिबेट में देते नजर आ रहे हैं। तो क्या थी वो घटनाएं? क्या भगत सिंह और आजाद जैसे क्रांतिकारियों को कांग्रेस ने ही अपने फायदे के लिए मरवाया था? जानेंगे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सबसे पहले कांग्रेस के उन प्रभावशाली नेताओं की बात करेंगे जो इन 10 सालों में हुई घटनाओं से संबंध रखते हैं। 1921 से लेकर 1930 तक के 10 सालों में कांग्रेस के कई नेता उभरे, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नेताओं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जिनमें से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल नेहरू की संतान थे। नेहरू ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहरू ने अपने पिता के साथ भारत की राजनीति में कदम रखा। शुरू से ही धन दौलत और ऐशो आराम से पले बड़े नेहरू का भारत की गरीब जनता और उनके दुख दर्द से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। अपने अजीबोगरीब शौक और हिंदुओं से नफरत के लिए पहचाने जाने वाले नेहरू अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक थे। कई इतिहासकारों ने नेहरू को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर चित्रित किया है, लेकिन वास्तव में नेहरू अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े हिमायती थे। भारत की कुर्सी हथियाने के लिए नेहरू ने आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष जैसे क्रांतिकारियों को बलि चढ़ाया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को दरकिनार भी कर दिया। नेहरू के साथ ही महात्मा गांधी की विचारधारा भी नेहरू से काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। अहिंसा के नाम पर क्रांतिकारियों के विद्रोह वाले गांधी हजारों निर्दोषों को मारने वाले अंग्रेजों का खुले समर्थक थे। कई इतिहासकार खुले तौर पर ये स्वीकार करते हैं कि यदि गांधी भारतीयों को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते तो भारत काफ़ी पहले ही आज़ाद हो चुका होता। भारत के इतिहास में कई प्रखर राष्ट्रवादी नेता भी रहे जिनके उनके सदकर्मों के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा। इन अच्छे नेताओं में सबसे बड़ा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। गुजरात के नडियाद में जन्मे सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति थे। उनके मजबूत और अटल इरादों के कारण ही उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों की माने तो स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल ही भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी ने चालाकी से नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और नेहरू ने देश को जो घाव दिए वो आज तक नहीं भर पाए हैं। चलिए अब आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताते हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस के 42वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे एस श्रीनिवास अयंगर ने 10 वर्षों तक कांग्रेस के जबरदस्त अगुवाई करी। शुरुआत में वो गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के प्रशंसक रहे, पर बाद में चुनावों में भागीदारी जैसे मसलों पर विचारों के मतभेद के चलते उनके बीच मनमुटाव हो गया। इतना ही नहीं, मोतीलाल नेहरू से भी उनके कई विवाद हुए। मोतीलाल नेहरू तथा श्रीनिवास अयंगर के बीच स्वतंत्रता अधिवेशन दर्जे तथा स्वतंत्रता के मामलों में 1929 के दौरान मतभेद काफ़ी बढ़ गए। पार्टी में बढ़ते मतभेदों के कारण श्रीनिवासन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और खुद की एक अन्य स्वराज पार्टी बना ली। वहीं 1927 में अधिवेशन के कारण अध्यक्ष रहे डॉक्टर M.A. अंसारी उस मुस्लिम लीग के एक अभिन्न अंग थे, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों की भरमार थी, जिनके लिए देश के ज़्यादा ज़रूरी एक संप्रदाय विशेष था। 1920 में डॉक्टर M.A. अंसारी ने भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता भी करी, पर काफ़ी समय बाद जब उनका मतभेद जिन्ना से हुआ तो उन्होंने 1920 के दशक में लीग के भीतर अंदरूनी लड़ाई और राजनीतिक विभाजन और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम अलगाववाद के उभर
के परिणाम स्वरूप वो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के करीब आ गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता और अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड से ही हुई है, एक ऐसा देश जहां से पढ़ाई करके आकर नेता उनसे समझौता करने के लिए ज़्यादा यकीन रखते थे। बात करें 1928 और 1929 में हुए अधिवेशन की, तो उसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेज़ों से तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनका लालच जिसने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उसे कोई भी देशवासी कैसे भूल सकता है। उन्होंने तो अपनी शिक्षा भी इंग्लैंड में ली, खासतौर पर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता के रूप में उनके शासन और सरकारी कार्य में उभर कर आई। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता रहे जिनकी अध्यक्षता में ज़्यादातर संपन्न और शहरी लोगों को ही दबदबा कांग्रेस में रहा। एक नरमपंथी नेता होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रांतिकारियों और देश के लिए खून पसीना बहाने वालों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान करें, पर जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों की खिदमत में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को आतंकवादी तक संबोधित कर डाला था। कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू में आसमान और पाताल का अंतर था। दोनों में कई मुद्दों को लेकर विरोध होते रहते थे। जैसे 13 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के भगन मंदिर में पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद परेशान थे, क्योंकि भारत का यह आंतरिक मुद्दा था जिसे नेहरू ने न सिर्फ अपने स्वामित्व में कर देश के साथ गद्दारी ही करी। 1930 में हुआ नमक सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम में दांडी गांव तथा 24 दिन तक चलकर मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। हिंसा के साथ शुरू हुआ ये ब्रिटिश मार्च राज्य के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरा। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। जब गांधी जी ने इस आंदोलन को लेकर सहयोगियों को अपनी योजना बताई, तो उनके घनिष्ठ सहयोगी भी उनसे पूरी तरह असहमत थे। सभी का कहना था कि आखिर सत्याग्रह के लिए नमक ही क्यों। कई नेताओं का मानना था कि नमक कर का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है और इसकी वजह से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे पूर्ण स्वराज से लोगों का ध्यान भटक जाएगा। नमक कानून भारत के और भी कई भागों में तोड़ा गया। नमक कानून इसीलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा नमक का टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिससे रोजमर्रा की जरूरत के लिए नमक की कीमत बढ़ गई थी। सविनय आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से था। 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह अपने औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा करी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। दोस्तों, ये वही कांग्रेस थी जिसने देश को आज़ादी का सपना दिखाकर स्वाभिमानी भारत को अंग्रेज़ों के हाथ में सौंप दिया और इसी तरह की झूठ फरेब और सरकार मक्कारी का सहारा लेकर कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता को धोखा देती रही और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती रही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।